फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के वीडियो सत्र में हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा द्वितीय स्वावधिक परीक्षा हेतु जारी किए गए कक्षा 11 विषय भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 3 को हल करेंगे, अतः वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और द्वितीय स्वावधिक परीक्षा हेतु कक्षा 11 विषय भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 1 और 2 को हम लोग पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने इन वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके अवश्य देखें। द्वितीय स्वावधिक परीक्षा हेतु काफ़ी उपयोगी वीडियो है। यह है भूगोल विषय के मॉडल सेट नंबर 3। कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जैसे परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। प्रश्न संख्या 8 से प्रश्न संख्या 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित किया गया है। वहीं प्रश्न संख्या 15 से प्रश्न संख्या 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित किया गया है। तो चलिए फटाफट प्रश्नों को भी देख लेते हैं सरसरी निगाहों से। पहला प्रश्न है, महासागरीय जल की औसत लवणता क्या है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है। तीसरा प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है। चौथा प्रश्न है, पश्चिमी घाट के किन्हीं 2 दर्रों का नाम लिखें। छठा प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। 7वां प्रश्न है, भारत के तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। 8वां प्रश्न है, मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट करें। 9वां प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी से आपका क्या तात्पर्य है, यह भारत में कहाँ पाई जाती है। 10वां प्रश्न है, हिमालय से निकलने वाली नदियों के 3 विशेषताओं को लिखें। 11वां प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। 12वां प्रश्न है, मृदा संरक्षण के 3 उपाय लिखें। 13वां प्रश्न है, महासागरीय नितल के उच्चावच का वर्णन करें। 14वां प्रश्न है, लाल मृदा की विशेषताओं का वर्णन करें। 15वां प्रश्न है, हिमालय अपवाह तंत्र एवं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की कोई 5 अंतर स्पष्ट करें। 16वां प्रश्न है, भारतीय जलवायु की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 17वां प्रश्न है, काली मिट्टी किसे कहते हैं, इनके निर्माण एवं विशेषता का वर्णन करें। 18वां प्रश्न है, महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। 19वां प्रश्न मानचित्र से संबंधित है। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं, जैसे क गोदावरी एवं कृष्णा नदी, ख में पश्चिमी घाट, ग में चिल्का झील, घ में अरब सागर और अंगा में कच्छ की खाड़ी। ये ब्लैंक मानचित्र रहेगा, इसमें इन दिए गए स्थानों को प्रदर्शित करना रहेगा। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नों को हल करने से पहले अगर चैनल में आप पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो बढ़ते हैं पहले खंड की ओर। पहला खंड अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का है। 1 से लेकर 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 1 वाक्य में या 1 शब्द में देना है। 7 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, महासागरीय जल की औसत लवणता क्या है। तो इसका उत्तर है, महासागरीय जल की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। इसे 35% के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है। तो इसका उत्तर है, पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है। तीसरा प्रश्न है, वर्तमान में भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका उत्तर है, वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चौथा प्रश्न है, पश्चिमी घाट के किन्हीं 2 दर्रों का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, उत्तर से दक्षिण की ओर थाल घाट। थाल घाट महाराष्ट्र में है, जो मुंबई से नासिक को जोड़ता है। उसके बाद भोर घाट। भोर घाट भी महाराष्ट्र में है या मुंबई से पुणे को जोड़ा जाता है। और दक्षिण में केरल में पाल घाट या कोयम्बटूर से कोच्चि को जोड़ता है। 5वां प्रश्न है, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, निश्चित वहिकाओं या जलमार्गों या नदियों के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है
कि नदियों के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। छठा प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उत्तर है नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। सातवां प्रश्न है, भारत के तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर है भारत के संपूर्ण तटीय रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है तथा भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर। दूसरा खंड लघु उत्तरीय प्रश्नों का है। 8 से लेकर 14 तक 7 प्रश्न दिए गए हैं। 7 प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और इनके लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। मैक्सिमम 50 शब्दों में उत्तर देना है। 8वां प्रश्न है, मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है मौसम छोटे क्षेत्र में कम समय अवधि में पाए जाने वाले वायुमंडलीय दशाओं में ताप, दाब, आर्द्रता, बादल, बरसात के औसत को मौसम कहा जाता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे एक दिन में, एक सप्ताह में। मौसम का संबंध छोटे स्थानों से होता है, जैसे रांची, हजारीबाग, दिल्ली, पटना आदि। अब जलवायु के बारे में जानते हैं। तो जलवायु लंबे समय अवधि तथा बड़े क्षेत्र में पाए जाने वाले वायुमंडलीय दशाओं जैसे ताप, दाब, आर्द्रता, बादल, वर्षण के औसत को जलवायु कहा जाता है, जैसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। जलवायु में बदलाव 50 या इससे अधिक वर्षों में होता है। 9वां प्रश्न है, जलोढ़ मृदा का क्या तात्पर्य है? यह भारत में कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर है नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद या गाद को नदी घाटी, बाढ़ के मैदान तथा डेल्टाई प्रदेशों में बिछाई जाती है। इसे ही जलोढ़ मृदा कहा जाता है। यह काफ़ी उपजाऊ मृदा होती है। पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर तथा नए जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। भारत के उत्तरी विशाल मैदान, जिसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जाना जाता है, इस मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम के साथ साथ तटीय मैदानों में पाया जाता है। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, हिमालय से निकलने वाली नदियों की 3 विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है हिमालय से निकलने वाली नदियों के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, हिमालय की नदियां 12मासी होती है, अर्थात इसमें सालों भर जल की मात्रा बनी रहती है, क्योंकि इन नदियों के जल स्रोत वर्षा के साथ साथ हिमालय में जमे बर्फ भी हैं। दूसरी विशेषता है, हिमालय से निकलने वाली नदियों की लंबाई अधिक तथा इसके अपवाह क्षेत्र बड़े होते हैं। तीसरा विशेषता है, यहाँ की बड़ी नदियाँ पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती प्रकार की होती है। ये नदियाँ मैदानी भागों में वृक्षाकार नदी प्रतिरूप का निर्माण करती है। 11वां प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर है पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व तथा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक 23 डिग्री 30 मिनट अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। 12वां प्रश्न है, मृदा संरक्षण के 3 उपाय लिखें। तो इसका उत्तर है मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है, मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोका जाता है और मिट्टी की निम्नलिखित दशाओं को सुधारा जाता है। मृदा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जैसे पहला, ढलाव भूमि पर सीढ़ीनुमा खेतों को बनाकर कृषि कार्य करना। दूसरा, अति पशुचारण तथा स्थानांतरण कृषि पर नियंत्रण। तीसरा, मिश्रित खेती तथा सस्यावर्तन विधि को अपनाना। चौथा, ढलवां भूमि के निचले भागों में रोक बांध का श्रृंखला बनाना। पांचवा, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बालू के टीलों के प्रसार को रोकने के लिए वृक्षाकार रक्षक मेखल बनाकर। छठा उपाय जो है वह खाली एवं बंजर भूमि में वृक्षारोपण तथा कृषि कार्य करके। 13वां प्रश्न है, महासागरीय नीतल के उच्चावच का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है महासागरीय अधस्तल का नीतल में
मुख्य रूप से 4 प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। पहला महाद्वीपीय शेल्फ या मग्न तट, दूसरा महाद्वीपीय ढाल, तीसरा गहरे सागरीय या वितलीय मैदान, चौथा महासागरीय गंभीर या गर्त। इसके अतिरिक्त महासागरीय तली पर कुछ बड़े तथा छोटे उच्चावच भी पाए जाते हैं, जैसे महासागरीय कटक, पहाड़ियाँ, समुद्री टीला, निमग्न द्वीप, प्रवाल द्वीप, खाइयाँ व खड्ड आदि प्रमुख हैं। 14वां प्रश्न है, लाल मृदा की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है, लाल मृदा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, लाल मृदा का लाल रंग पठारी प्रदेश के रवेदार तथा रूपांतरित चट्टानों में लोहे के विसरण से होता है। दूसरी विशेषता है, लाल मृदा में जल योजन होने से यह पीली दिखाई देती है, जिसे पीली मृदा भी कहा जाता है। तीसरी विशेषता है, महीन कणों वाली लाल एवं पीली मृदा सामान्यतः उर्वर होती है, वहीं मोटी कणों वाली उच्च भूमियों की मृदा अनउर्वर होती है। चौथी विशेषता है, इसमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। पांचवी विशेषता है लाल मिट्टी की, यह मृदा भारत के छोटा नागपुर पठार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्यों में पाई जाती है। बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर। तीसरा खंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का है, 15 से लेकर 19 तक दिए गए हैं। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। 15वां प्रश्न है, हिमालय अपवाह तंत्र एवं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के कोई 5 अंतर स्पष्ट करें। तो हिमालय अपवाह तंत्र उन नदी अपवाह तंत्रों को कहा जाता है जिनका उद्गम हिमालय से हुआ है, वहीं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र उन अपवाह तंत्रों को कहा जाता है जिनका उद्गम प्रायद्वीप के पठार में हुआ है। हिमालय अपवाह तंत्र तथा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में निम्नलिखित अंतर किए जा सकते हैं। जैसे पहला, हिमालय अपवाह तंत्र का उद्गम क्षेत्र हिम से ढके हुए हिमालय पर्वत है, वहीं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्गम स्थल प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग एवं उच्च भूमि है। दूसरा अंतर, हिमालय अपवाह तंत्र की नदियां 12मासी होती है, क्योंकि इसके स्रोत वर्षा के जल के साथ साथ हिमानी भी होते हैं। वहीं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियां मौसमी होती है, क्योंकि यहाँ की नदियां पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर होती है। तीसरा अंतर किया जा सकता है, हिमालय अपवाह तंत्र के अपवाह प्रकार पूर्ववर्ती व अनुवर्ती है, जिसके कारण ये नदियां मैदानी भागों में वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती है। वहीं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अपवाह प्रकार अध्यारोपित, पुनर्यौवनित तथा अनुवर्ती है। इसके अपवाह प्रतिरूप आर्य तथा आयताकार होती है। चौथा अंतर किया जा सकता है, हिमालय अपवाह तंत्र की नदियां अपने उद्गम क्षेत्र में शीर्षवर्ती अपरदन के कारण गहरी घाटियां अर्थात वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। वहीं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियां पार्श्ववर्ती अपरदन के कारण चौड़ी घाटियां अर्थात यू आकार की घाटी का निर्माण करती है। पांचवा अंतर किया जा सकता है, हिमालय अपवाह तंत्र की नदियां अपेक्षाकृत लंबी तथा इसके अपवाह क्षेत्र बड़े होते हैं, वहीं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियां अपेक्षाकृत छोटी तथा इसके अपवाह क्षेत्र छोटे होते हैं। 16वां प्रश्न है, भारतीय जलवायु की मुख्य विशेषताओं को लिखें। तो इसका उत्तर है, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारतीय जलवायु की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। जैसे पहला, ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है। दूसरा, मानसूनी पवनों के अनिश्चितता एवं अनियमितता होती है। तीसरा, समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसूनी वर्षा में घटने की प्रवृत्ति देखी जाती है। चौथी विशेषता है, भारत में अधिकांश वार्षिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। पांचवी विशेषता, उत्तर पूर्वी मानसून अर्थात लौटती हुई मानसून के कारण भारत के कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में ज्यादातर वर्षा होती है। छठी विशेषता है, भारतीय जलवायु को जेट स्ट्रीम, अल नीनो अक्षांश, हिमालय पर्वत, जल व स्थल का वितरण, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, ऊंचावच आदि कई कारक प्रभावित करते हैं। सातवीं विशेषता है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत के मैदानी भागों में चलने वाले गर्म स्थानीय पवनों को लू कहा जाता है। आठवीं विशेषता है, भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तरी मैदानी भागों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकालीन वर्षा होती है, जो रबी के फसलों के लिए अमृत का कार्य करती है।
नौवीं विशेषता है भारत के मुख्य रूप से विशेषकर उत्तर भारत में शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु तथा वर्षा ऋतु 3 स्पष्ट ऋतुएं पाई जाती है। वहीं भारत की परंपरागत 2 माह की 6 ऋतुएं क्रमशः वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतुएं हैं। 17वां प्रश्न है काली मिट्टी किसे कहते हैं? इसके निर्माण एवं विशेषताओं को वर्णन करें। इसका उत्तर है भारत में रंगों के आधार पर 3 मिट्टियां लाल, पीली एवं काली है। काली मृदा को रेंगड़ मृदा तथा इस मृदा में कपास की अच्छी पैदावार के कारण इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। दक्कन के पठार में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निर्मित बैसाल्ट चट्टानों के फूटने से काली मृदा का निर्माण हुआ है। भारत में इसका विस्तार लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। काली मिट्टी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे पहला, इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना अधिक पाई जाती है, परंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जैविक तत्वों की कमी पाई जाती है। दूसरी विशेषता है यह मृदा नमी को काफी देर तक संजोने की क्षमता रखती है। तीसरी विशेषता है काली मृदा मृत्तिकामय, गहरी अपारगम्य होती है। चौथी विशेषता है काली मृदा गीले होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है। इससे शुष्क ऋतु में सूखने पर चौड़ी दरारें पड़ जाती है। इस समय लगता है कि जैसे इसमें स्वतः जुताई हो गई है। 5वीं विशेषता है कपास फसल के लिए यह मृदा काफी उपयुक्त होती है, जिसके कारण इसे कपासी मृदा कहा जाता है। 6ठी विशेषता है भारत में यह मृदा पश्चिम एवं मध्यवर्ती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात के अधिकांश भागों में, कर्नाटक के उत्तरी भागों में, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भागों में फैली हुई है। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों को वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है महासागरीय जल में घुले हुए नमक की मात्रा को लवणता के रूप में व्यक्त किया जाता है और प्रति 1000 समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को प्रतिशत या पीपीटी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। महासागरीय जल की औसत लवणता लगभग 35% पाया जाता है। महासागरीय जल की लवणता सभी जगह एक समान रूप से नहीं पाई जाती है। अलग अलग स्थानों में लवणता की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। लवणता को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं। कुछ कारक निम्नलिखित इस प्रकार हैं, जैसे पहला स्वच्छ जल की पूर्ति, दूसरा वाष्पीकरण की मात्रा और तीसरा सागरीय जलधाराएं। पहला स्वच्छ जल की पूर्ति। बर्फीले क्षेत्रों तथा नदियों के मुहाने पर स्वच्छ जल की लगातार पूर्ति होते रहती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में लवणता कम पाई जाती है। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लवणता कम तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लवणता अधिक पाई जाती है। दूसरा जो कारक है लवणता को प्रभावित करने वाला वह वाष्पीकरण की मात्रा है। जहाँ वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है वहाँ लवणता का प्रतिशत अधिक होता है। यही कारण है कि उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों के समीप वाले सागरों में समुद्री जल की लवणता अधिक पाई जाती है। तीसरा जो कारक है लवणता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक सागरीय जल धाराएं। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली समुद्री जल धाराएं अधिक लवणता वाला जल ले जाती है और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली समुद्री जल धाराएं अपने साथ कम लवणता वाले जल को ले जाती हैं। 19वां तथा अंतिम प्रश्न जो मानचित्र कार्य से संबंधित है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं। क में गोदावरी और कृष्णा नदी, ख में पश्चिमी घाट, ग में चिल्का झील, घ में अरब सागर और अंगा में कच्छ की खाड़ी। यहाँ इसका मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है। क में गोदावरी और कृष्णा है। यहाँ ब्लू रंग में दक्षिण भारत की 2 प्रमुख नदियाँ दिखलाई गई है। उत्तर में गोदावरी और दक्षिण में कृष्णा नदी, ये दोनों नदियाँ हैं। ख में पूछा गया है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट तो पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट में स्थित है। अरब सागर के तट पर पश्चिमी घाट स्थित है, यहाँ लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। ग में चिल्का झील। चिल्का झील भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील है, यह उड़ीसा में स्थित है, बंगाल की खाड़ी के तट पर चिल्का झील। घ में अरब सागर, भारत के पश्चिम में स्थित सागर को अरब सागर कहा जाता है
और अंगा में पूछा गया है कच्छ की खाड़ी। तो गुजरात में यह कच्छ की खाड़ी प्रदर्शित किया गया है एरो से। खाड़ी उस जलीय क्षेत्र को कहा जाता है जो 3 ओर स्थल से घिरा हो और एक ओर जल से जुड़ा हो, ऐसे क्षेत्र को खाड़ी कहा जाता है। कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कक्षा 11 विषय भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 3 से संबंधित यह वीडियो जरूर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। साथ ही साथ भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।